अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को फाइनल नहीं कर पाई है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी पर आम आदमी पार्टी अभी से हमलावर है। मुद्दा पावर कट का है, जिस पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार में तुलनात्मक फर्क किया है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में खुद को साबित करने की कोशिश भी आज आतिशी करती नजर आई। क्योंकि सरकार में रहते हुए खुद को सबसे पावरफुल बताने वाले अरविंद केजरीवाल और आतिशी का जैसे ही पावर कट हुआ, मुद्दा बिजली कट की तरफ शिफ्ट हो गया। आतिशी दावा कर रही हैं कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बिजली की समस्या है, जो 8 फरवरी के बाद से शुरू हुई है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार हटी, दिल्ली के हालात बदतर हो गए। पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है, और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आतिशी दावा कर रही हैं कि बिजली कट की वजह से लोगों को इन्वर्टर खरीदना पड़ रहा है, जिसे बीजेपी ने झूठा करार दिया, और बताया कैसे हार के बावजूद आम आदमी पार्टी फिर से झूठ के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की जनता ने आपदा की, झूठ की, फरेब की, अडंबर की सोच को हराया। दिल्ली की जनता ने शीश महल में बैठे शहंशाह को शीशा दिखाते हुए स्पष्ट कहा है कि झूठे और वादा खिलाफ नहीं चलेंगे। दरअसल दिल्ली चुनाव में 24 घंटे मुफ्त बिजली का मुद्दा भी हावी रहा था, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिल सकी। ऐसे में दिल्ली में सरकार गठन से पहले जिस तरह मोर्चा आतिशी ने संभाला है, उससे तो तय है अब की बार दिल्ली की विधानसभा में संग्राम छिड़ना तय है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस एक अपराधी को भगाने के आरोप में ढूंढ रही है, लेकिन इसी बीच कोर्ट से उन्हें 24 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत मिल गई है, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान खुद सामने आए और दावा किया कि वो घर पर ही थे, कहीं फरार नहीं हुए थे। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत पर बहस के दौरान आप विधायक के वकील ने दलील दी कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई और कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दूसरे केस का हवाला मत दीजिए। साथ ही जज ने पुलिस से ये भी कहा कि पुलिस बिना अधिकार के किसी के घर में नहीं घुस सकती है। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है उस घटना की, जिससे तस्दीक हो सके कि उस दिन क्या हुआ था। सरकारी वकील ने इससे इनकार किया। सरकारी वकील ने कहा कि उस दिन लाइट चली गई थी। Granted interim protection till 24th. The notice was issued to us for joining the investigation. अमानतुल्लाह खान ने 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला कराने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड के दौरान जिस शोवेज को पकड़ा था वो जमानत पर था और उसने जमानत के कागजात दिखाए थे। कहाँ ढूंढ रही थी भाई पुलिस? आई कहाँ? बताओ, मेरे घर आई पुलिस? कहाँ ढूंढ रही थी? मैं कहीं भागा? मैंने कहा ना मैं यही हूँ, मैं घर से निकला। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं और यहां छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन और हंगामा किया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। और जामिया यूनिवर्सिटी में भारी संख्या में पुलिस बल को देखते ही छात्रों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा और तोड़फोड़ करने के आरोप में 14 छात्रों को हिरासत में लिया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर कैंपस से बाहर ले गई। दरअसल साल 2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। इस मामले को लेकर कुछ स्टूडेंट्स इसकी बरसी मनाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बावजूद ये छात्र अपने अन्य साथियों के साथ कार्यक्रम करने पर अड़े रहे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। इसके बाद बीती रात छात्रों ने कैंटीन के बाहर तोड़फोड़ कर दी और यूनिवर्सिटी की कैंटीन को बंद कर दिया। छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर जामिया कैंपस पहुंची पुलिस ने 14 छात्रों को हिरासत में ले लिया। उसी की जो बरसी थी उसी को लेकर के 15 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट किया गया था। एक प्रकार से जो एकजुटता थी छात्रों की वो जाहिर करने के लिए वो प्रोटेस्ट किया गया था। उसी प्रोटेस्ट की वजह से इन छात्रों को एक नोटिस दिया गया जिसमें बोला गया कि नहीं, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए और दिल्ली पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। कैंपस में तनाव को देखते हुए पुलिस ने दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात कर दिया है।
संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी चरण था और संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि पुराने और नए कानून में बड़े अंतर क्या-क्या हैं और इनका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। पहले किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील संभव थी, उसी का फैसला आखिरी था, पर अब हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। पहले वक्फ संपत्ति के लिए सर्वे का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही था, लेकिन अब जिला कलेक्टर सर्वे करेंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला मेंबर्स का होना भी अनिवार्य है। अब तक वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री नहीं थी, लेकिन नए बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी अनिवार्य हैं। ये तो बड़े बदलाव हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद दिख सकते हैं। लेकिन संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट देखते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की, तो लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट रखी। राज्यसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने बिल को असंवैधानिक बताया, तो वहीं सरकार ने इसके समर्थन में तर्क दिए। मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. हालांकि इस बिल पर चर्चा शुरू होते ही संसद के बाहर वोट बैंक बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। ये रिपोर्ट 655 पन्नों की है। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, तो वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। अब तक विपक्षी पार्टी के नेता महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। अफजाल अंसारी ने कहा कि जब सबके पाप धुल ही जाएंगे तो फिर नर्क कौन जाएगा। ये वही अफजाल अंसारी है जो पहले महाकुंभ में साधु संतों के लिए गंजेड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उसमें तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन यूपी के मंत्री संजय निषाद ने जरूर अफजाल के बयान को पार्टी की साख से जोड़ दिया। अफजाल अंसारी जैसे लोग हैं जो सपा को समाजवादी पार्टी बना रहे हैं और कांग्रेस को तो कांग्रेस को तो खा ही गए, अब समाजवादी पार्टी बसपा को खा गए। अब बच्ची खुशी थोड़ी सपा है, मुलायम सिंह है नहीं, अब भारे पहलवान आ चुके हैं। महाकुंभ और संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं पर विवादित टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आने वाली है और अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर सियासी संग्राम छिड़ना भी तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज की नई इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। आरएसएस 1962 से यहां काम कर रहा है। नई इमारत का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था, जो 8 साल बाद पूरा हो गया है। इसके साथ ही आरएसएस ने अपना कार्यालय शहर में अपने पुराने पते पर वापस शिफ्ट कर दिया। आरएसएस का नया दफ्तर केशव कुंज पूरी तरह से हाईटेक है, जिसे 3.75 एकड़ में बनाया गया है, जो 12 मंजिला इमारत है। इसमें लगभग 300 कमरे और दफ्तर हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है। दावा है कि ये रकम 75,000 लोगों ने दान दी थी। आरएसएस की इस नई इमारत को भव्य और दिव्य बनाया गया है, जिसके अंदर आरएसएस के संस्थापक समेत तमाम नेताओं की तस्वीर है। नए ऑफिस में हनुमान जी का मंदिर भी बनाया गया है और यहाँ बनाई गई लाइब्रेरी में 8,500 से भी ज्यादा किताबें हैं। साथ ही इस आरएसएस की नई बिल्डिंग को बनाने में प्राचीन कला का इस्तेमाल किया गया है। एक खास बात है कि जो नई और स्थापत्य कला है, इसमें जो खिड़कियों और बाकी जो फ्रेम है ये ग्रेनाइट का बनाया गया है। इसमें लकड़ी का कम से कम इस्तेमाल
किया गया है। सूत्रों की माने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले 19 फरवरी को इस कार्यालय से अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। दिल्ली से उठा सियासी तूफान अब बिहार की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यहां बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में है, लेकिन आगामी चुनाव में एनडीए को चुनौती देने के लिए खुद लालू यादव अभी से मोर्चा संभाल चुके हैं। बेटे तेजस्वी को बिहार की गद्दी पर बिठाने के लिए लालू यादव पुरजोर कोशिश में लगे हैं और सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। क्योंकि बिहार में 15 साल तक सत्ता का सुख भोग चुकी आरजेडी इस बार अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। मुफ्त बिजली जैसे मुद्दों पर तेजस्वी केजरीवाल के रास्ते पर निकल पड़े और लालू यादव ताल ठोक कर कह रहे हैं, जिस तरह दिल्ली में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, बिहार में इसे चरितार्थ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका, कोई असर नहीं पड़ेगा, जाए बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जाने जाए। लालू यादव बीजेपी और पीएम मोदी को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनके रहते बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती, लेकिन बिहार विधानसभा में मौजूदा नंबर को समझे तो बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 80 एमएलए हैं। आरजेडी के पास फिलहाल 77 विधायक हैं, जेडीयू 45 और कांग्रेस के पास 19 एमएलए हैं। लेकिन इस बार विपक्ष में फूट को देखते हुए बीजेपी बिहार टारगेट बढ़ा चुकी है, जिसमें 243 में से 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है और इसी टारगेट से विपक्ष में भी खलबली मच गई है। ये की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और उपचुनाव में भी एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस विजय अभियान को रोकने के लिए अब लालू यादव कतार में सबसे आगे खड़े हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और पूर्व राजनेता चिरंजीवी अपने एक बयान को लेकर खूब चर्चा में है। हाल ही में एक कार्यक्रम में चिरंजीवी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब वो पूरी तरह विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं और कई महिला संगठनों के अब निशाने पर हैं। एक्टर चिरंजीवी ने अपने बयान में कहा था कि मैं कामना करता हूं और कहता रहता हूं कि रामचरण कम से कम इस बार एक लड़का हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। जब मैं घर पर होता हूं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पोतियों से घिरा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वुमेन्स हॉस्टल का वार्डन हूं, जहां चारों ओर से महिलाओं से घिरा हुआ हूं। मुझे डर है कि उन्हें फिर से एक लड़की हो सकती है। लेकिन उनके इस बयान की महिला संगठनों ने कड़ी निंदा की है। यूपी महिला आयोग की वाइस प्रेसिडेंट अपर्णा यादव ने तो उनसे माफी की मांग उठा दी। सर्वप्रथम उनकी लोकप्रियता बहुत है और इस प्रकार के पितृ प्रधान स्टेटमेंट्स देना मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए उचित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण मैं समझती हूँ सदैव ही आपत्तिजनक कहलाएंगे। दरअसल चिरंजीवी के बेटे रामचरण शादी के 11 साल बाद एक बेटी के पिता बने और पोते के चाह में उन्होंने अपनी राय रखी। सोशल मीडिया पर भी लोग चिरंजीवी को उनके बयान के लिए ट्रोल कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शरद पवार के द्वारा सम्मानित करने के बाद अब एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र एमवीए के नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। शिंदे के मुद्दे पर भी महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, लेकिन इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता भड़क गए। जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। दरअसल एकनाथ शिंदे एनडीए का हिस्सा है और महायुति सरकार के पहले टर्म में मुख्यमंत्री रहे हैं और अब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि शरद पवार महाविकास अघाड़ी के नेता हैं। उनके अलायंस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी हिस्सेदार है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के नेता दिल्ली पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एमवीए के नेताओं ने दिल्ली में आप की हार पर चुनाव आयोग को घेरा। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीट, जिसके बाद से विपक्ष लगातार चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है।